तो ये एक तरह से जिस तरह से हुआ अभी जो सरकार है, जैसे आप कह रही हैं बहुजन समाज मूल निवासी की बात कर रही हैं, बीजेपी का कहना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ओबीसी को प्रमोट कर रही है। प्रधानमंत्री खुद अपने आप को ओबीसी कहते हैं। यूपी में उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी को बनाया। तो क्या लग रहा है, ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है या सचमुच बीजेपी शोषित वंचितों की भागीदारी देने जा रही है? प्राय हमें बताया जाता है कि मतलब उस तरह से उनका प्रचार प्रसार भी हुआ, मीडिया ने भी बहुत अच्छी तरह से इलेक्शन के पहले 2014 के इलेक्शन के पहले बहुत प्रचार प्रसार किया, उनको बहुत मजबूत शेर जैसा और बहुत ज़्यादा इस तरह से बताया। और हमारी भी आशा है, ओबीसी लोगों की भी आशा इनकी तरफ लगी हुई थी कि प्रधानमंत्री जो ओबीसी वर्ग के हैं तो वह ओबीसी की जनगणना कराएंगे। अगर तो वह ओबीसी के लिए काम कर रहे हैं और ओबीसी की अगर उनके मन में हित के लिए काम करने की चेतना उनमें है, तो सबसे पहले उनको किसका डर है, मैं पूछना चाहती हूँ कि वह इतने निडर है और पूरे दुनिया भर में घूम रहे हैं, एक प्रधानमंत्री है, एक और बहुसंख्यक वोट्स के इससे आए हुए मेजॉरिटी में आए हुए वो अपने आप को ऐलान कर रहे हैं कि हम लोग मेजॉरिटी, जबकि 31% ही वोट मिले हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हम लोग मेजॉरिटी में। तो उनको, एक प्रधानमंत्री को और उनकी पार्टी को कौन रोक रहा है, जो कि ओबीसी का जनगणना का मसला कितने सालों से चल रहा है। और जब कांग्रेस पावर में थी तब इन्होंने ओबीसी जनगणना में हक में बोला था, और उसी के बलबूते में जब यहाँ पर जब 2014 का इलेक्शन हुआ है तो आडवाणी जी और सुषमा स्वराज जो बीजेपी में थे और कई ब्राह्मण मिनिस्टर्स थे, वो बिल्कुल नागवारा था उनको मिस्टर मोदी का सिलेक्ट होना, या लेकिन आरएसएस ने और अन्य पार्टी के लोगों ने उसको साजिश और षड्यंत्र के अंतर्गत ओबीसी के वोटों को पूरी तरह से कब्जा करने के लिए उनको इनकी नुमाइंदगी पसंद आई और उन्होंने उनको डिक्लेयर किया, और ये इलेक्शन होने के पहले प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट करके नॉमिनेट किए गए हुए हैं। तो जो व्यक्ति अब ओबीसी की जनगणना नहीं कर रहा है, अपनी पूरी मिनिस्ट्री को कन्विंस नहीं कर पा रहा है, जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आया है कि उच्च संस्थान में ओबीसी का जो रिप्रेजेंटेशन है प्रोफेसर्स का, असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरी तरह से जाता रहेगा। 27% क्रीमी लेयर के बारे में जो भेद इन लोगों के मन में पहले से था, वही भेद उन्होंने बरकरार रखा हुआ है, उसके विरोध में है। क्रीमी लेयर को इन्होंने लागू किया, उसको हटाया जा सकता है, हटाने की मांग ये लोग नहीं कर रहे हैं। मतलब बीजेपी की अगर सरकार बहुमत में अगर है तो उनके पास दो अधिकार है, एक तो है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि हर नागरिक पूछ सकता है, दूसरा है एक प्रिविलेज होता है एमपी एमएलए लोगों का, जो कि न्यायपालिका को भी प्रश्न पूछ सकती है। तो क्रीमी लेयर का जो मामला है वो उसके ऊपर कौन से प्रश्न हुए हैं आज तक? 52% जनसंख्या और इतना बड़ा तबका, इनका ना वास्तव्य शिक्षा में है, न इनका लैंड है, एमबीसी लोगों का लैंड नहीं है, और इनका उच्च संस्थान में भागीदारी नहीं है, और जितने भी जो भी है पार्लियामेंट में वो सारे के सारे इन्हीं पार्टीज़ के माध्यम से है, जो कि ब्राह्मणिकल पार्टीज़ है, उनके ऊपर इन्होंने मोराटोरियम ला के रखा हुआ है, बंदी करी हुई है। इधर अगर नोटबंदी करी है तो उनके बोलने के ऊपर बंदी संसद में करके रखी हुई है। तो ये सरकार ओबीसी के खिलाफ है, जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है। जिस तरह से आरक्षण को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि जो बीजेपी आरएसएस है, चाहे जो अपर कास्ट के लोग हैं, वो आरक्षण को पसंद नहीं करते हैं। क्या लग रहा है कि धीरे धीरे साजिश के तहत, चाहे वो चूँकि आप लोग वामसेप से जुड़े हुए हैं, एडॉक बेसिस के मामले पर और कॉन्ट्रैक्ट के स्तर पर, ये फिलहाल जो वर्तमान सरकार है ये आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश कर रही है और आरक्षण को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है? देखिए, आरक्षण ये मोडालिटी है, प्रिंसिपल जो लोकतंत्र का है वह चलता है प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर, मतलब वो दैट इज़ असेंशियल एलिमेंट ऑफ रनिंग अ डेमोक्रेटिक स्टेट। अगर ये ऐलान करते हैं, अगर हम इसको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मानते हैं, और इसीलिए ही, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है, इसीलिए ही प्रौढ़ मताधिकार के ऊपर ही ये लोग सत्ता में आए हुए हैं। अगर प्रौढ़ मताधिकार नहीं होता था और अगर ब्राह्मण और उच्च वर्णीय लोग और अगर उनकी पार्टियाँ उनके वर्ण व्यवस्था के अनुसार अगर ये वोट मांगने जाते थे या अपने आप को सत्ता में रखने जाते थे, तो इनको कोई सत्ता में नहीं रखता था।
प्रौढ़ मताधिकार और कॉरपोरेट फंडिंग का जो ये मामला चला हुआ है, इन दोनों के माध्यम से ये लोग आज सत्ता में हैं। तो षड्यंत्र आज से ही नहीं, जिस दिन से 1950 से जिस दिन से संविधान आया है उस दिन से इन्होंने लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए साजिशें लगाई हुई है। कार्यपालिका में ये संविधान को की अमल बजावनी जो है वो होने नहीं दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व उच्च वर्णीय लोगों का है, वहाँ पर 95% लोग वो है। ग्रेड A1 पॉलिसियाँ जहाँ बनती है और इम्प्लीमेंटेशन होता है ग्रेड A ग्रेड B सर्विसेज होती हैं, वहाँ पर इनका सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ पर इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये जो बहुत बड़ा संकट मुसलमानों के ऊपर आया है, ये बहुत बड़ा संकट जो OBC लोगों के ऊपर आया है, ये बहुत बड़ा संकट और हिंसा जो शेड्यूल कास्टों के ऊपर आई हुई है, यह इन संविधान के साथ जो बगावत हुई है, संविधान में सब लिखा हुआ है। लोकतंत्र की प्रणाली में इन लोगों का रहना, OBC लोगों का अपनी जनसंख्या के हिसाब से हर वो पिलर ऑफ डेमोक्रेसी में रहना, ये वहाँ पर लिखा हुआ है। मीडिया आप देखिए, मीडिया में OBC के हक में, या आप मुझको पिछले 2 महीने की कोई भी डिबेट जो नेशनल लेवल के चैनल्स है उनके ऊपर आप मुझे दिखा दीजिए कि वहाँ पर OBC की जनगणना के बारे में हुआ हो। क्रीमी लेयर के ऊपर बताइए कौन सी डिबेट हुई है। ये बताइए कि जो SC ST प्रोफेसर, ये जो रोस्टर सिस्टम के बारे में, रोटा सिस्टम जो निकला, प्रमोशन इन रिजर्वेशन इन प्रमोशन को हटाया गया, यूपी में डायरेक्टली हटा गया, डिमोट किया गया। और अभी जो OBC के रिजर्वेशन के बारे में मामला आया हुआ है, 12 जातियों को OBC लिस्ट में घुसेड़ा। जिन लोगों ने आंदोलन भी नहीं चलाया उनको घुसेड़ा, और जाटों ने, गुर्जरों ने जिन्होंने आंदोलन चलाया था, जिनके बारे में कि सर्वे करना चाहिए था, वो आज तक सर्वे नज़र होता नहीं हुआ है। मराठा लोगों ने पूरा आंदोलन महाराष्ट्र में कई सालों से चलाया हुआ है, और वो आंदोलन में उनकी सबसे पहली मांग है, कुछ है तो वो मराठा रिजर्वेशन मतलब उनकी जनगणना के अनुपात में उनको रिप्रेजेंटेशन देना। ये लोकतांत्रिक है। ये कौन सा लोकतंत्र इन्होंने चला के रखा हुआ है? ये ब्राह्मणी तंत्र है कि 3-3.5% लोगों का कब्जा मीडिया के 95% चीज़ों पे है, कार्यपालिका के 95% चीज़ों पे है, न्यायपालिका में तो 100% है, और जो हमारा संसद है उसमें ब्राह्मणी पार्टियों के तरफ से है। लेकिन बीजेपी तो लगातार दावा कर रही है कि जो OBC है वो उसके साथ है, और वो लगातार OBC की जो भागीदारी है उसको वो बढ़ा रही है। यूपी के में देखिए उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, MP में OBC में चीफ मिनिस्टर हैं। तो आप क्या कह रही हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो OBC को ठग रही है या OBC को बरगला रही है? क्योंकि उनका तो कहना है कि हम OBC हमारे साथ है और हम पिछड़ी जाति के लोगों के साथ हैं। ये तो OBC लोगों के बीच में जो उनके राष्ट्रीय स्तरीय संगठन है और उनमें जो सामाजिक काम जो चल रहा है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां और ये राजनीतिक लोग जो बरगलाने का काम कर रहे हैं, और राजनीतिक पार्टियां जो कि ब्राह्मणिकल, ये सारी की सारी ब्राह्मणिकल नेशनल पार्टियां हैं। देखिए, एक भी OBC की पार्टी नहीं है इसमें, नेशनल लेवल पे मैं कह रही हूँ। तो ये जो बरगलाने का काम कर रहा है, ये वो OBC के ऊपर में जितनी जागृति हो रही है वो, और OBC व्यक्ति को, हर इंडिविजुअल को, हर व्यक्ति को समझने की ज़रूरत है। वो तो चाहे वो जो मर्जी कहेंगे, वो तो कुछ भी झूठ कहेंगे, फरे भी विधान पास बताते रहेंगे, लेकिन ये तो समाज की जागरूकता के ऊपर डिपेंड करता है। तो OBC समाज ने फिर क्या करना चाहिए? OBC लोगों ने क्या करना चाहिए? इन्होंने अपने पैमाने तैयार करना चाहिए कि अगर कोई नेशनल पार्टी या कोई संगठन या कोई व्यक्ति अगर OBC की जनगणना करता है तो उसके ऊपर विश्वास करने का हम कुछ बना सकते हैं कार्यक्रम, ऐसा इन्होंने करना चाहिए। इनके अपने पैमाने कहाँ तैयार है? इन्होंने अपने पैमाने तैयार करने चाहिए। रिजर्वेशन को 56% पॉपुलेशन को आपने लाके रखा है 27% में, 27% के में लाके रख करके क्रीमी लेयर करके उसको नॉन एग्जिस्टेंट नेग्लिजिबल करके रखा है। ये सबसे बड़ा षड्यंत्र OBC के खिलाफ चल रहा है। तो OBC समाज के लोगों को उन्होंने अपने जिन लोगों को चुन के लाने वाले हैं या जिनके हक में इन लोगों जिनकी बात सुन रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा मीडिया का वापर हो रहा है। जो वामपंथी मीडिया है उनका, ब्राह्मणवादी मीडिया का तो हो ही रहा है, और जो लिबरल मीडिया के माध्यम से जा रहे हैं वो कोई भी OBC जनगणना के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेशन के प्रतिनिधित्व के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वह सिर्फ अगर बात कर रहे हैं तो हिंदू बनाम मुसलमान, OBC को हिंदू बनाने के प्रक्रिया में उलझा के रखने के लिए, हिंसा बनाम अहिंसा के माध्यम से
शेड्यूल कास्टों को हिंसा के इसमें हिंसा ही उनका अहम मामला है ऐसा बताने के लिए, मुसलमानों को हिंसा और बाकी के जो ये बड़े बड़े कांड जो हुए हैं, यह संविधान के साथ बगावत होने की वजह से संकट निर्माण हुए हैं। अगर तो संविधान को सही तरह से मिस्टर जवाहरलाल नेहरू के टाइम से उन्होंने भी वहाँ से शुरुआत हुई है प्रक्रिया। वामपंथी जब बहुत बड़े अपोजिशन में थे, उन्होंने भी ही नहीं लागू होने दिया। जब ऑलमोस्ट 7-8 साल बीजेपी पावर में थी, उन्होंने भी इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की। जब से नई सरकार आई है केंद्र में, एक लगातार आप जैसे तमाम लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मणिकल सिस्टम को फिर से थोपा जा रहा है और SC ST OBC महिलाएं मुस्लिम समाज पर अत्याचार बढ़े हैं, तो क्या लगता है कि इनके इनके हित में कब काम शुरू होगा? जब एक लीडरशिप ऐसा आए, एक ऐसी नेता आए जो सर्वमान्य हो और जो बहुजन समाज से निकल कर आए, तो क्या लगता है कि ये एक विकल्प है जिससे इनके हालात बदल सकते हैं, इनकी स्थिति सुधर सकती है? देखिए, इनका जो मूल्यवासी बहुजन समाज की जो समस्याएं हैं, वह 70 साल में इनके मूलभूत समस्याओं का भी निराकरण नहीं हुआ है और ज़्यादा नई समस्याएं पैदा हुई है। मतलब इनका स्वास्थ्य, इनका शिक्षण, इनका आमदनी का ज़रिया और इनका देश के विकास में और देश के मुख्य धारा में आना, ये मूलभूत जो ज़रूरतें हैं और मूलभूत एक इनकी डिग्निटी को बरकरार रखना, ये जो सारा मामला है, इसमें इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। मूलभूत समस्याएं भी नहीं हुई है। किस तरह से नहीं हुई है? आप देखेंगे शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को अभी वो पहले के ज़माने में या आज़ादी के पहले में भूखमरी नहीं, गरीबी थी, भूखमरी नहीं थी। भूखमरी की रेखा अभी 20 साल से शुरू हुई है, अभी कुपोषण तक गई हुई है। ये इसका श्रेय कांग्रेस और बीजेपी दोनों को जाता है। शेड्यूल कास्ट लोगों का जो मसले थे उनके स्वास्थ्य को लेकर और महिलाओं के जो मसले थे उनके स्वास्थ्य को लेकर, अभी HDI की इंडाइसिस बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो पूरे दुनिया में सबसे कम पढ़े लिखे लोग जो है वो मूल्यवासी बहुजन समाज के, मतलब भारत सबसे ज़्यादा कम पढ़े लिखा है, उसमें हिंदुओं की तादाद सबसे ज़्यादा कम एजुकेटेड है और अगर उसमें कोई अनएजुकेटेड है तो यही लोग हैं। तो इनको इनके अधिकार ही नहीं मिले। इसके यही नहीं चल रहा था तो मुसलमानों के साथ भी यही दगाबाजी हुई है। उनका आप देखेंगे 3% या 2% के नीचे उनका रिप्रेजेंटेशन है सारे मुख्य धाराओं में, मीडिया में को लेकर भी आप देखेंगे तो ये तो समस्याएं, आपको विकल्प क्या दिखता है? हाँ, तो ये जो नए मसले निर्माण हो रहे हैं, मूलभूत समस्याएं हुई नहीं है। मैं आपको ये बताना, क्योंकि राजनीति की तरफ आपने इशारा किया हुआ है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि राजनीति को और खासकर इनकी समस्याओं को लेकर मूल्यवासी बहुजन समाज की शक्ति को अगर हम लोग का जायज़ा करते हैं तो शक्ति तो तब होगी जब पक्ष और विपक्ष दोनों में ही मूल्यवासी बहुजन समाज बैठा होगा। अगर तो पक्ष और विपक्ष दोनों का ही निर्माण अगर मूल्यवासी बहुजन समाज के माध्यम से क्या होता है, तभी वो हो सकता है। और वो तभी हो सकता है जब संगठन हो, जब कार्यप्रणाली हो, जब इनकी राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हो, राष्ट्रीय स्तर की। शेड्यूल ट्राइब्स की आज राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं है, पार्टी नहीं है। शेड्यूल कास्ट की इंडिपेंडेंटली नहीं है। OBC लोगों का संगठन भी नहीं है राष्ट्रीय स्तर का और पार्टियां भी नहीं है। ये सारा का सारा ब्राह्मणी तंत्र के अंदर अपने मसलों का सॉल्यूशंस ये लोग ढूंढ रहे हैं और इनको मिलने वाले नहीं हैं। हाल के दिन में जिस तरह से एट्रोसिटी के मामले बढ़े हैं, उसके बाद जो एक एकता बनती दिख रही है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, OBC के लोग हो, महिलाएं हों, तो क्या लग रहा है इससे देश में एक वैकल्पिक राजनीति, बहुजन समाज की राजनीति का कोई भविष्य नज़र आ रहा है कि कोई एक तेज़ी से उभरता हुआ लीडरशिप आएगा जिसमें बहुजन समाज के लोग आगे आएंगे? ये तो बात है कि लोगों को ये समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र अभी खतरे में आ गया है और जो तानाशाही और डिक्टेटरशिप और कास्ट डिक्टेटरशिप का माहौल है, ये कास्ट डिक्टेटरशिप है, ये कोई एक व्यक्ति की डिक्टेटरशिप नहीं है। नहीं तो लोग OBC के लोग फिर को बताया जाएगा कि देखो डिक्टेटर भी आ रहा है तो आप ही के का आ रहा है, ऐसा बताया जाएगा। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है।
तो ये कास्ट डिक्टेटरशिप का जो माहौल बन रहा है, अगर इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचने वाला है तो इस देश की महिलाओं को होने वाला है, और इस देश के मुसलमानों को, और जितने भी रिलीजियस लोग हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी, कन्वर्टेड माइनॉरिटी ग्रुप्स है, और ओबीसी एससी एसटी को होने वाला है। तो ये इनको सबको अगर आप इकट्ठा करके देखें तो है कितने लोग हैं? ये तो देश की 90% पॉपुलेशन है। तो इन लोगों में अगर ये लोग एकजुट हो जाते हैं, अपने आप में संवाद भाईचारा बढ़ाते हैं, अगर इनका हिंदुआइजेशन जो है, हिंदुआइजेशन कुछ नहीं मगर ब्राह्मणाइजेशन है, संस्कृताइजेशन मिस्टर एम एन श्रीनिवास बोल के गए, एकेडमिक्स लोग, चाहे वो लिबरल हो, सेक्युलर हो, या वामपंथी हो या दक्षिणपंथी हो, सबके सब वो बोलते हैं संस्कृताइजेशन प्रोसेस। ये संस्कृताइजेशन नहीं है, ये हिंदुआइजेशन भी नहीं है। इन लोगों को जिस तरह से हिंदू के नाम में आज ब्राह्मण तंत्र चल रहा है, हिंदू के नाम पे चल रहा है, ब्राह्मण वर्चस्व में चल रहा है, तो उसी तरह से लोगों को समझ में आना चाहिए कि जिस तेज़ी से हिंदुआइजेशन या हिंदू बनने की प्रक्रिया या हिंदुत्ववाद की प्रक्रिया बढ़ती रहेगी, उसी मात्रा में इनके हक और अधिकार नीचे जाते रहेंगे। तो ये, और हिंदुत्व और हिंदू ये दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि दोनों ही ब्राह्मणवाद का ही पार्ट एंड पार्सल है, उसी के नीचे है, उसी की छत्र छाया में है। वो हिंदू शब्द का वापर और यूज़ हो रहा है लोगों को, और खासकर ओबीसी वर्ग के लोगों को बताने के लिए कि ये धर्म का मामला है। ये धर्म का मामला नहीं है, ये साजिश है, ये षड्यंत्र है। ये एक और आखिरी सवाल, आप बामसेफ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बामसेफ से ही बीएसपी निकलती है, कांसीराम ने बामसेफ की स्थापना की, वहीं से बीएसपी निकली। यूपी में चुनाव है, बीएसपी के लिए सबसे बड़ा मौका है ये कि वो यूपी में अपनी सरकार बनाए। क्या देख रही हैं आपकी बीएसपी किस तरफ बढ़ती दिख रही है, और उसके सामने क्या चुनौतियां हैं? देखिए, अभी से नहीं तो पहले से, जब वो बीएसपी तब इनकी सरकार थी, तभी भी उन्होंने मूल्यवासी बहुजन समाज ही नहीं तो महिलाओं का और उच्च वर्णीय लोगों के भी अधिकार और हर चीज़ों को बिल्कुल बरकरार और प्रगति के पथ पर यूपी जाता रहा। वहाँ हिंसा और ये तो बहुत दूर की बात थी उन दिनों। ये जो बिगड़ती हालत है उन चीज़ों को और मसलों को लेकर, चाहे उच्च शिक्षा संस्थान में प्रताड़न का मामला है, हमारे स्टूडेंट्स लोगों का, रोहित वेमुला इशू आप ले लीजिए, या उनके रिप्रेजेंटेशन का मामला है, रिजर्वेशन का मामला है, और हिंसा का मामला है, एट्रोसिटीज़ का मामला है, इन सभी मुद्दों को लेकर बीएसपी और उनकी जो और मायावती जी या संसद में, राज्यसभा में जहाँ पर वो हैं, वहाँ पर उन्होंने बोला। मिस्टर राहुल गांधी ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला, उन्होंने वहाँ पर यूनिवर्सिटी में जाके बोलते हैं, संसद में आके एक भी दिन संसद बंद नहीं करते। इधर बीजेपी हो या कांग्रेस हो या वामपंथी हो या यहाँ पर दिल्ली में और जो पंजाब में अभी उन लोगों को पर फूट रहे हैं वो आम आदमी पार्टी हो, जो कि इस कोशिश में लगी हुई है कि अपने आप को हितैषी बनने की कोशिश में लगी हुई है, तो इन लोगों के डीमोनेटाइजेशन के ऊपर इनके आप देख लीजिए, इनका सेम राय है। बीजेपी ने लाया, कांग्रेस कहता है कि निर्णय सही है, इम्प्लीमेंटेशन गलत था। आम आदमी पार्टी ने उन डिफॉल्टर्स को तो अंकित किया ही नहीं, और कहते हैं कि इस चीज़ों को रास्ते पे चर्चा होनी चाहिए। क्रीमी लेयर को तीनों चारों सब एक जैसे उनका है, लेफ्टिस्ट बिल्कुल खिलाफ है। सीताराम येचुरी हो या मार्क्सिस्ट हो या कोई भी हो, वह लोग रिप्रेजेंटेशन मूल्यवासी बहुजन समाज के आरक्षण के खिलाफ है। मिस्टर केजरीवाल भी यूथ फॉर इक्वालिटी के ज़रिए पूरी दुनिया में बदनाम हो गए हैं कि यह वो व्यक्ति है जो यूथ का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं चाहता, बहुसंख्यक लोगों का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं चाहता ये व्यक्ति। ये हमारे लोगों को समझाने की बात है। चाहे महिला आरक्षण बिल पे हो, वहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी और वामपंथियों की सेम राय है। मसला हिंसा का हो और राजकीयकरण करना हो या धार्मिककरण हो, या मंदिरों में जो सारा का सारा धन फंसा हुआ है, नोटबंदी के पूरे माहौल में पिछले 1 महीने से मैं नज़र रख रही हूँ, किसी भी मीडिया ने मंदिरों में जो धन जब्त किया हुआ है उसको जब्त करने की अभी तक बात नहीं हुई। वो किसका धन है? तो ये लोग सब लोग इनकी
मिली भगत है, ये साथ में स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ये लोग सारे के सारे ब्राह्मणिकल पार्टीज साथ में साजिश बना के करते हैं। मीडिया हमको बताता है, कांग्रेस कहता है कि बीजेपी के खिलाफ हूँ, बीजेपी कहता है बाहर में कि हम लोग कांग्रेस के खिलाफ है, ऐसा दिखाते हैं। वामपंथी कहता है कि मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ हूँ, और उनके जो जितने भी हमारे मसले हैं मूल्यवासी बहुजन समाज में, उसके ऊपर उनकी राय सेम है, कोई भी फर्क नहीं, रत्ती भर का फर्क नहीं है। और अभी ये जो छोटा छोटा बच्चा आया है आम आदमी पार्टी के नाम से, ये बच्चा भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहा है। तो ऐसे में आपको एक बीएसपी ही बहुजन समाज के लिए मजबूत विकल्प दिख रहा है अभी? उन्होंने अपना केडर बेस बढ़ाना चाहिए, उन्होंने अपना मास बेस बनाना चाहिए, उन्होंने रियल इश्यूज लेना चाहिए, वो लेती रही हैं, उस चीज़ को बरकरार रखना चाहिए। और जो उनको बीएसपी को ही नहीं, ये हमेशा साजिश चलती रहेगी। बाबा साहब आम्बेडकर के साथ उन्होंने साजिश करी है कि उनको सिर्फ शेड्यूल कास्ट लोगों का ही लीडर बना के बता के किया हुआ है। मिस्टर मायावती को या को जो भी ओबीसी जो भी मूल्यवासी बहुजन समाज के लीडर्स हैं, उनको अपने जाति के कटघरे के आइडेंटिटी में फंसने से बचना होगा। अगर वो ऐसा कर सके तो उनकी राजनीति सफल होगी, तब उनका ब्रॉड बेस होगा, तब उनका सपोर्ट बेस बढ़ेगा। अगर तो अब यादव लोग यादव की बात करते रहें या उनके वो साजिशें करते रहेंगे, लेकिन उस साजिशों को किस तरह से तोड़ना है, जब तक इनका खुद का प्रोग्राम नहीं रहेगा, तो वह जातिगत माइनॉरिटी में फंसाने की हमारी लीडरशिप को जो कोशिश की जाती है, वो उसी तरह से फंसते चले जाएंगे। इनका नेशनल प्रेजेंस नहीं होगा, इनका नेशनल वास्तव्य नहीं होगा। जब तक नेशनल प्रेजेंस और नेशनल वास्तव्य नहीं होगा, चाहे रीजनल पार्टीज़ के साथ गठबंधन करके बोलो, अगर पूरे देश में बहुसंख्यक मूल्यवासी बहुजन समाज के लोग हैं, जायज़ है कि सीएम तो उनका ही होगा। तो गठबंधन हो या उनके साथ मिलके सरकार बनाना, वह सेंट्रल लेवल पे ओबीसी या एससी या मूल्यवासी बहुजन समाज का आदमी क्यों नहीं हो सकता? उसने होना चाहिए। लेकिन हमको इक्वेशन अलग नज़र आता है, यह इक्वेशन को तोड़ना होगा। तो ये थे वामसेप की मनीषा बांगर, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और एक राजनीतिक विश्लेषक भी है, समाज में भी लगातार काम करती रही हैं। इन्होंने एक नई बात कही है कि जो नोटबंदी के सहारे, नोटबंदी के नाम पर और कैशलेस के नाम पर बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनकी रोजी रोटी, उनका काम धंधा पर बिल्कुल एकदम से ठप हो गया है, एकदम तालाबंदी हो गई है, और उनके पास जो संपत्ति थी उसको बैंक में जमा करने के लिए वो मजबूर है। तो ये एक बड़ा सवाल इन्होंने उठाया है। दूसरा बड़ा सवाल है कि बहुजन समाज के लोग, चाहे वो महिलाएं हों, एससी एसटी ओबीसी या मुस्लिम समाज के लोग हों, उनकी भलाई, उनकी तरक्की तभी होगी जब संविधान बचेगा, जब डेमोक्रेटिक सिस्टम बचेगा, और वो तभी बचेगा जब बहुजन समाज के हाथ में इस देश का नेतृत्व आएगा। कैमरामैन प्रद्युम्न के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।